हेलो फ्रेंड्स, रॉकिंग रेडिटस आप सभी का स्वागत है। आज इस किडनी अवेयरनेस सेशन में आज हम जानेंगे कि किडनी को कैसे हम बेहतर रख सकते हैं। अगर बीमार है तो हम कैसे बीमारी में किडनी को सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर बीमार नहीं है तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे उसको बीमार पड़ने भी ना दें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो किसी भी तरह की बीमारी को ठीक करने की दवाई नहीं है। इसका किसी भी बीमारी को ठीक करने से या बीमारी को बेहतर करने से कोई लेना देना नहीं है। ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, खुराक हैं, आहार हैं, पोषण है। इसका दवाई से बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए हम समझते हैं कि किडनी क्या होती है, किडनी काम क्या करती है, और साथ में किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्यों होती है, और फिर ये भी जानते हैं कि उससे हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम से लड़ कैसे सकते हैं, या उस प्रॉब्लम को होने से कैसे रोक सकते हैं, और अगर हो गई है तो हम न्यूट्रिशन के जरिए क्या कर सकते हैं, और आम तौर पे लोग जो दवाइयां देते हैं उन दवाइयों के जरिए क्या होता है ये भी हम जानेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ आगे चलते हैं। बहुत सारे कॉल्स आते हैं, सर किडनी में प्रॉब्लम हो गई, रिपोर्ट देख लीजिए, रिपोर्ट देख लीजिए। ये सेशंस मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि वो रिपोर्ट को देखना, रिपोर्ट को समझना आप भी सीख जाएं और मेरे ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। अगर साइकिल चलाने वाला अगर आपके साइकिल का कैरियर पकड़ के रहेगा जिंदगी भर तो आप साइकिल चलाना कभी भी नहीं सीख पाएंगे। अगर आपके मैथ्स का टीचर आपके गणित के सवालों को हल कर देगा तो आप गणित की परीक्षा में जरूर फेल हो जाएंगे। एज अ ट्रेनर मेरा काम है कि आपको चीजों को सिखाना, बताना और आपको सक्षम बनाना। तो इसी मुहिम में मैं आगे चल के ये सारे के सारे और बड़े बड़े ऑर्गन्स के प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, जिसको आपको समझना है और समझ के अपनी आदत में शुमार करना है, अपनी नॉलेज में शुमार करना है, अपने ज्ञान कोश की वृद्धि करनी है, ताकि वो रिपोर्ट्स देखकर आप भी समझ पाएं कि क्या है। हालांकि हमारे प्रोडक्ट बीमारी को ठीक करने की दवाई तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को समस्या हो गई है अगर कोई, तो उसको सपोर्ट करना हमारी ड्यूटी बनती है। वो हम न्यूट्रिशन से जितना हो सकेगा वो हम सपोर्ट जरूर करेंगे, और वो कैसे सपोर्ट करेंगे ये जानने के लिए ये सेशन है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किडनी होती क्या है। किडनी मूल तौर पे एक बीन के शेप का, यानी कि राजमे के शेप का के और की ऑर्गन होता है। और ये जो है ये दो होती हैं, दो आगे पीछे दो होती हैं, और आगे पीछे यानी कि साइड बाय साइड दो होती हैं। और ये हमारे बैक पोर्शन में होती है। हमारी जो लोअर बैक है जहां पर हम पैंट पहनते हैं उसके ठीक ऊपर की जगह पर ये होती है। रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक होती है, रीढ़ की हड्डी के एक तरफ एक होती है और दूसरी तरफ दूसरी होती है। और ये हमारी मुट्ठी के बराबर होती है, यानी कि तकरीबन तकरीबन जितनी बड़ी हमारी मुट्ठी है, जितनी बड़ी हमारी रिस्ट है, कलाई है, उसको फोल्ड करने पर जो मुट्ठी बनती है इतनी ही बड़ी ये होती है। मतलब एक इस तरफ और एक इस तरफ, थोड़ी ऊपर नीचे होती है ये। तो ये मूल तौर पे किडनी के बारे में मतलब उसके शेप के बारे में जानकारी है। और हर किडनी के अंदर मिलियंस यानी कि दसों लाखों कई करोड़ फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं, जिसको नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन बेसिक फंक्शनल यूनिट है हमारे किडनी का। किडनी के अंदर जो सेल्स होती है जिसको नेफ्रॉन कहते हैं, जैसे ब्रेन में पाई जाने वाली सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं, वैसे किडनी के अंदर पाई जाने वाली सेल्स को नेफ्रॉन कहते हैं। तो ये नेफ्रॉन, कई कई करोड़ नेफ्रॉन जो है हमारी किडनी के अंदर पाए जाते हैं, और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं। और ये जिम्मेदार होते हैं हमारे ब्लड के फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, और ये जिम्मेदार होते हैं हमारी यूरिन के फॉर्मेशन के लिए। ब्लड जो है ये लाल वाली जो आपको धमनियां नजर आ रही हैं, लाल वाली धमनी के जरिए किडनी में जाता है, और उसमें जो है वो रेड ब्लड सेल्स मिलती हैं उसके अंदर, रेड ब्लड सेल्स, और काफी कुछ और भी मिलता है। और मिलने के बाद वो मतलब अच्छा नीली वाली से आता है और लाल वाली से चला जाता है। लाल वाली से जाता है और नीली वाली से ब्लड जो है किडनी के पास आता है। और इसमें ब्लड की फिल्ट्रेशन भी होती है। अगर रक्त में किसी भी तरह की गंदगी है तो उसको किडनी को फिल्टर करना पड़ता है, और जो भी वेस्ट है उसको यूरिन के जरिए, उसको मूत्र के जरिए, उसको पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकाल देता है किडनी। तो अगर गंदगी जाने की तादाद ज्यादा हो जाएगी तो किडनी के ऊपर लोड पड़ेगा, और अगर किडनी के ऊपर लोड ज्यादा पड़ेगा तो किडनी धीरे धीरे खराब हो सकती है। अच्छा, अभी क्या है
कि फंक्शन क्या है किडनी का, ये भी थोड़ा सा समझते हैं। किडनी का फंक्शन है कि गंदगी को साफ करना, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। इसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, हॉर्मोन्स होते हैं जो कि जैसे इरिथ्रोपोइटिन होता है इसके अंदर, जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में शरीर की मदद करता है। इसके अलावा अगर इसका प्रोडक्शन कम हो जाए किडनी में तो आपको ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। तो हमारा मकसद ये है कि इरिथ्रोपोइटिन जो है उसको कम ना होने दें, और ये बनता है प्रोटीन से। जैसा कि अभी मैंने पहले भी आपको बताया है कि प्रोटीन से काफी कुछ बनता है हमारे शरीर में, जितने भी तरह के एंजाइम्स और हार्मोन्स बनते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन से बनते हैं। तो अगर आपको सही मात्रा में प्रोटीन अगर नहीं मिला, सही क्वालिटी ऑफ प्रोटीन नहीं मिला, तो आगे चल के आपको तरह तरह की दिक्कत आ सकती है, जिसमें से कि ये एक है। इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन अगर नहीं बनेगा तो आपको ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। ब्लड प्रेशर या तो बढ़ जाएगा या तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो ब्लड प्रोडक्शन और रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन ये इरिथ्रोपोइटिन का को करने का काम है। और इसके अलावा कैल्सिट्रियोल नाम का एक पदार्थ होता है, हमारे किडनी में पाया जाता है। ये विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी को प्रोसेस करने में और हड्डियों को मजबूत करने का काम किडनियों का है। तो कैल्सिट्रियोल जो है वो शरीर बनाएगा विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए। आप याद रखिए कि अगर आपकी किडनी कमजोर है तो आपके विटामिन डी या विटामिन डी थ्री की कमी हो सकती है आपके शरीर में। तो अगर आपकी हड्डियां कमजोर है, लिगामेंट्स कमजोर है, तो ये लाजमी है कि आपके शरीर के अंदर कैल्सिट्रियोल नाम का जो पदार्थ है वो कम हो रहा है किडनी के अंदर। तो अगर आपकी किडनी की हेल्थ आप अच्छी रखेंगे तो आपकी हड्डियों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और आपको जल्दी से कोई चोट नहीं लगेगी, और लगेगी तो भर भी जल्दी जाएगी। इसके अलावा बोन्स को अच्छा रखने के अलावा ये इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने में मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ की जरूरत होती है समय समय पर। आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, क्रोमियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो ये जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम है, ये बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में अगर शरीर के अंदर चला जाए तो इलेक्ट्रोलाइट्स के जरिए इसको बैलेंस करने का काम करती है, संतुलित करने का काम करती है, और एसिड और बेस के बैलेंस को मेंटेन करने का भी काम करती है। बहुत सारे लोगों को एसिडिटी होती है, हो जाती है ना ज्यादा। तो वो एसिडिटी इसलिए होती है क्योंकि किडनी की जो कार्य क्षमता है उससे ज्यादा हम उसके ऊपर लोड दे दे रहे हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी ज्यादा होती है। तो अगर आपकी किडनी अच्छी है, अगर आपकी किडनी हेल्दी है, तो आपको ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी नहीं, अगर आपका लिवर एंड किडनी बढ़िया है तो ये तो किडनी के कुछ फंक्शंस हो गए। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। गंदगी को शरीर से बाहर निकालना, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने में शरीर की मदद करना, इसके अलावा ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करना। रेड ब्लड सेल्स जो है वो किडनी में ही बनते हैं। इसके अलावा विटामिन डी को एब्जॉर्ब करना, जिससे कि आपकी हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत होती है। आपकी मतलब काफी सारे कनेक्टिव टिश्यूज में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। जो जो जोड़ों का दर्द है वो भी विटामिन डी की कमी से होता है। तो अगर आप किडनी को मजबूत कर देते हैं और कैल्सिट्रियोल बनने लग जाता है आपके शरीर के अंदर, तो आपकी किडनी की समस्या काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने में मदद करता है, जो कि पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम को बैलेंस करता है। अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उसको शरीर के बाहर निकाल देता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जिसको किडनी की समस्या होती है या जिसको डायलिसिस हो रहा होता है, उसको डायलिसिस के दौरान पोटेशियम बढ़ जाता है, क्योंकि किडनी पोटेशियम को फिल्टर नहीं कर पा रही है। किडनी का काम है पोटेशियम को अगर ज्यादा हो जाए तो कम कर देना, लेकिन किडनी काम ही नहीं कर पा रही। तो जब किडनी काम ही नहीं कर पा रही तो पोटेशियम अगर ज्यादा आ गया तो उसको फिल्टर तो कर नहीं पाएगी। तो इस वजह से पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है। अभी क्या है कि हमें दो चीजें कर सकते हैं, या तो पोटेशियम को फिल्टर करने की काबिलियत डेवलप कर सकते हैं, या तो पोटेशियम युक्त खाना कम कर सकते हैं। दोनों चीजें लाजमी है, दोनों चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पचाने की क्षमता बढ़ा दें तो लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये किडनी है और ये किडनी का फंक्शन है। अब किडनी में प्रॉब्लम क्या होती है ये समझते हैं। किडनी में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज, CKD, ये एक बहुत ही कॉमन टर्म है। आप बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुनेंगे CKD CKD। उसको कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज। ये लॉन्ग टर्म कंडीशन है, जबकि किडनी उम्र के साथ, या अगर किडनी के ऊपर दबाव ज्यादा पड़ा, तो ज्यादा दबाव पड़ने पर या उम्र के साथ पुराने हो जाने पर किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, कायदे से काम नहीं कर पाती, अपने पूरे कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पाती, जिसकी वजह से धीरे धीरे किडनी के सेल्स कमजोर हो जाती हैं और अपना जो काम है ब्लड को फिल्टर करने का, वेस्ट को बाहर निकालने का, वो नहीं कर पाती, जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज कह सकते हैं हम। इसके अलावा एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है बहुत सारे लोगों को। AKI कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में।
अगर आपकी किडनी एकाएक या अचानक अगर किसी डिहाइड्रेशन की वजह से, आप मान लीजिए खास करके महिलाओं में देखा गया है कि वो लोग कहीं बाहर जाती हैं तो पानी ज्यादा नहीं पीती है, नहीं तो टॉयलेट नहीं मिलेगा। तो इस वजह से महिलाओं में बहुत ज्यादा ये डिहाइड्रेशन की दिक्कत होती है। डिहाइड्रेशन की वजह से चेहरे पर झुर्रियां भी ज्यादा आती है और किडनी के ऊपर भी दबाव ज्यादा पड़ता है। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन हो जाए या इंजरी, कोई चोट लग जाए किडनी की जगह पर, अब वो आंतरिक चोट भी हो सकती है और बाहरी चोट भी हो सकती है। तो इन दोनों चीजों के कारण अगर कोई किडनी में समस्या होती है तो उसको एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। इसके अलावा किडनी स्टोन क्या होता है, जब मिनरल सॉल्ट्स डिपॉजिट हो जाते हैं आपके किडनी के अंदर, तो वो एक साथ जुड़ जाते हैं और वो बन जाते हैं स्टोन। आप जब किसी भी मेडिकेशन का प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे, अगर कांच के ग्लास में आप किसी दवा को डालेंगे तो बिल्कुल एकदम केमिकल रिएक्शन जैसा होने लगेगा और वो दवाई बिल्कुल तेजी से घुलने लग जाएगी, है ना। ये इस वजह से होता है क्योंकि उसमें हर दवाई में इनऑर्गेनिक सॉल्ट पाया जाता है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट का क्या मतलब हुआ कि वो नमक जो कि नेचुरल पद्धति से नहीं बना है, केमिकल नुमा नमक है। अब जब केमिकल नुमा नमक हमारे शरीर में जाता है तो क्योंकि वो एक फॉरेन सब्सटेंस है, क्योंकि वो एक बाहरी पदार्थ है, उसका नेचुरल होने से या शरीर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो किडनी क्या करती है, किडनी सोचती है कि इसको ब्लड में नहीं मिलने देते, इसको अपने पास ही रख लेते हैं, समय आने पर इसको निकाल देंगे। लेकिन लगातार हम किसी मेडिकेशन अगर लेते जाएं, लंबे समय तक किसी दवाई को लेते चले जाएं, तो धीरे धीरे वो सारे ऑर्गेनिक सॉल्ट एक जगह, इनऑर्गेनिक सॉल्ट एक जगह पर इकट्ठे होकर वो एक स्टोन का फॉर्मेशन कर देते हैं या एक पथरी जैसी जम जाती है। तो ये जो है वो ज्यादातर इनऑर्गेनिक सॉल्ट दवाइयों के माध्यम से खाने से होता है। या अगर आप पीने का पानी आपका प्योर नहीं है, उसमें ज्यादा कहीं आयरन ज्यादा होता है, कहीं अलग अलग तरीके के ग्राउंड वाटर में अलग अलग तरीके के मिनरल जरूरत से ज्यादा होते हैं। अगर उसको सही तरीके से फिल्टर ना किया जाए तो वो भी आपके किडनी में जाके स्टोन बनाने की पूरी क्षमता रखते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन ही है ये एक तरह का, मतलब बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी में मत जाइए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बेसिक फंक्शनिंग समझिए। ये कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा हूँ कि किडनी में क्या क्या संभवतः क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है, ये यूरिनरी ट्रैक बहुत लंबा ट्रैक होता है। किडनी से जब फिल्टर होकर जाता है, जब हमारी पेशाब जाती है तो वो एक पेशाब की थैली में जमा होती है और फिर हमारे जो निष्कासन के अंग हैं उसके जरिए शरीर से बाहर निकल जाती है। तो ये जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ये हमारे यूरिनरी ट्रैक के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हो सकता है, ये हमारे यूरिनरी सैक में हो सकता है, या ये वहां हो सकता है जहां से किडनी से यूरिन निकल कर नीचे जा रही है, वहां पर भी हो सकता है। तो किडनी के किसी भी मतलब यूरिनरी ट्रैक के आपके जो पेशाब को निष्कासित करने की जो का जो लाइन है या उसकी जो मतलब ऐसे मतलब उसका जो मतलब रास्ता है, उस रास्ते के प्राथमिक भाग में भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है और आखिरी भाग में भी हो सकती है। जब इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाता है तो उसको पाइलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। तो आप जब इस तरह के शब्दों को किसी भी रिपोर्ट में देखें तो आप घबराइए मत। मैं उसी चीज को आपके लिए आसान बनाने के लिए इस ट्रेनिंग को कर रहा हूं, ताकि आपको उन चीजों से धीरे धीरे दोस्ती हो जाए, ताकि आपको समझने में सुविधा हो कि प्रॉब्लम क्या है और वो किस तरह से उसको सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है किडनी में, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नाम की एक समस्या हो सकती है। ये हमारे ग्लोमेरुली नाम का एक छोटा पदार्थ होता है किडनी के अंदर, या एक सब ऑर्गन कह सकते हैं आप इसको। ये टाइनी स्ट्रक्चर होता है जो किडनी के अंदर जो ब्लड को फिल्टर करने के काम आता है। तो जब ये ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाएगा या उसमें सूजन आ जाएगी, तब ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नाम की समस्या हो सकती है। ये भी किडनी के ऊपर ज्यादा दबाव पड़ने का एक के कारणवश हो सकता है। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें अलग अलग तरह की गांठें पड़ जाती है किडनी के अंदर। इसके अलावा लूपस नेफ्राइटिस, ये एक तरह का इन्फ्लेमेशन है, सूजन है किडनी की, जो कि लूपस इरिथ्रीमेटोसस की वजह से होता है। ये एक तरह का मतलब कह लीजिए सूजन है जो किडनी में पस जमने की वजह से भी हो सकता है। तो बेसिकली ये क्यों होता है इसके बारे में आगे मैं आपको आपको बताता हूँ। रेनल आर्टरी स्टेनोसिस, जब आपके किडनी के अंदर जाने वाला ब्लड
की जो धमनी है, वो धमनी अगर पतली हो जाती है या सिकुड़ जाती है, तो सही मात्रा में रक्त जो है वो किडनी तक नहीं पहुँच पाता। और अगर सही मात्रा में रक्त किडनी तक ना पहुँच पाए, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, क्योंकि किडनी का फंक्शन करना कम हो जाएगा, क्योंकि किडनी का काम है ब्लड को फ़िल्टर करना, और ब्लड ही अगर उसके पास सही तरीके से नहीं पहुँच पा रहा है, तो किडनी अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएगी स्वस्थ रहने के बावजूद भी। और अगर किडनी अपना काम सही तरीके से ना कर पाए, तो उसके फलस्वरूप बहुत सारी समस्याएँ आपके शरीर में मतलब धीरे-धीरे करके आ सकती हैं। इसके अलावा और क्या समस्या है? किडनी का कैंसर हो सकता है, वो किसी भी कारण से हो सकता है। सेल कार्सिनोमा जो है, रेनल सेल कार्सिनोमा, यानी कि इसके जो प्राथमिक अंग में आप देख सकते हैं इस फ़ोटो में भी कि किडनी के ऊपरी अंग में सबसे ज़्यादा ये होता है, और किडनी का कैंसर जो है, वो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा किडनी का कैंसर आज की डेट में हो रहा है लोगों को। इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। ये एक किडनी जो है डिसऑर्डर, एक ऐसा डिसऑर्डर है जो प्रोटीन जब ज़रूरत से ज़्यादा एक्सक्रीट कर देता है यूरिन के ज़रिए। आपने देखा होगा जब किसी को डायबिटीज़ होता है, तो डायबिटीज़ के समय में बहुत पीली पेशाब होती है, और पेशाब में बहुत ज़्यादा प्रोटीन निकलता है। तो ये जो प्रोटीन निकलना है शरीर से, ये ज़रूरत से ज़्यादा जब हो जाता है, तो उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं, और ऐसा अमूमन होता है ब्लड वेसल्स के या किडनी के डैमेज हो जाने की वजह से। इसके अलावा हाइड्रोनेफ्रोसिस नाम की एक प्रॉब्लम होती है, जो कि आपकी किडनी, दोनों किडनियों में या किसी एक किडनी में सूजन आने की वजह से हो सकता है। अब ये सूजन क्यों होगी? अगर यूरिन ज़रूरत से ज़्यादा किडनी में जम गई है, किडनी से बाहर नहीं निकल पा रही, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। किडनी का जो ट्रैक है, जिससे यूरिन बाहर जाएगी, आप देख सकते हैं कि किडनी से एक नीचे की तरफ 2 पाइप आ रही है, एक-एक किडनी से एक-एक पाइप नीचे की तरफ आ रही है। तो ये जो नीचे की तरफ आने वाली पाइप है, इसी से यूरिन शरीर के बाहर निकलता है। और नीली वाली जो धमनियाँ हैं मोटी, सिरा है, उससे आता है ब्लड, और ब्लड में आरबीसीज़ मिक्स होती हैं यहाँ पर, और रेड वाली जो वेसल है, सफ़ेद वाली जो वेसल है, उससे वापस ये हार्ट की तरफ ब्लड चला जाता है, ताकि हार्ट से रेड ब्लड सेल चारों तरफ पंप कर दी जा सके। तो अभी क्या है कि अगर किसी भी तरह की पथरी जम गई है आपके अगर किडनी में, तो पथरी जमने की वजह से पेशाब जो है नीचे की तरफ जा नहीं पाएगी, और अगर पेशाब नीचे की तरफ ना जाए, बाधा पड़े उसमें, तो धीरे-धीरे किडनी में सूजन आ सकती है, या आपके पेशाब की थैली में सूजन आ सकती है। ये एक समस्या होती है। इसके अलावा डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है एक एक समस्या। ये किडनी डैमेज होती है लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ से। अगर कोई डायबिटीज़ होती है किसी को, तो डायबिटीज़ में लंबे समय में तो दवाई खानी पड़ती है, और ये दवाई धीरे-धीरे करके किडनी को नुकसान पहुँचाती है, और आगे चल के ये प्रॉब्लम अगर बड़ी हो जाए, तो क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ यानी कि सीकेडी, जो कि हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले जिसके बारे में बात की, ये धीरे-धीरे करके उसमें भी परिवर्तित हो सकती है। क्योंकि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक तंत्र है, वो भी कमज़ोर होता है, और दवाइयों के ज़रिए केमिकल शरीर के अंदर इतना ज़्यादा होता है कि उससे भी एक नुकसान हमारे शरीर को पहुँचता है। कुछ ऐसे टर्म्स हैं, आगे चलने से पहले हम उन उन शब्दावली को अगर समझ लेंगे, तो हमें पूरे प्रोसेस को समझने में थोड़ी सुविधा होगी। नेफ्रॉन क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर होता है किडनी का। जैसे हमारे शरीर का बेसिक यूनिट सेल है, सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से शरीर। तो ठीक उसी तरह से नेफ्रॉन जो है, वो एक खास स्पेशलाइज़्ड सेल है जिससे किडनी बनती है। किडनी करोड़ों नेफ्रॉन से बनती है, और इसका काम क्या है? इसका काम है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, और ये रेनल मतलब इसमें क्या-क्या होता है? रेनल कॉर्पसल होती है। जैसे आपके इसमें मेम्ब्रेन होता है आपके हर सेल में शरीर के, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक उसी तरह से इसमें रेनल कॉर्पसल होती है, और रेनल ट्यूब्यूल होती है, जो कि ब्लड को अंदर लेता है, उसमें आरबीसीज़ इन्फ्यूज़ करता है और शरीर के बाहर निकाल देता है। रेनिन क्या होता है? एक तरह का एंजाइम होता है, जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में शरीर की मदद करता है, और हेल्दी लेवल सोडियम और पोटेशियम के मेंटेन करने में मदद करता है। अगर रेनिन की मात्रा अगर आपके शरीर के अंदर कम हो गई, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है, आपका ब्लड प्रेशर कम भी हो सकता है। इसके अलावा एरिथ्रोपोइटिन क्या होता है? अभी जैसे कि मैंने आपको एरिथ्रोपोइटिन के बारे में थोड़ी देर पहले बताया था, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि ये भी एक तरह का प्रोटीन है। अगर आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन जा रहा है, तो इस तरह की समस्या आपको होगी ही नहीं।
लेकिन अगर लंबे समय तक ये प्रोटीन नहीं गया, तो इस प्रॉब्लम के होने के बाद आप प्रोटीन ले नहीं सकते, क्योंकि किडनी की अगर किसी को भी समस्या है तो उनको आप किसी भी तरह का प्रोटीन नहीं दे सकते, ज़ैंप्रो भी नहीं दे सकते आप, है ना? किडनी की समस्या में आप बहुत ज्यादा दे सकते हैं, तो आप सिर्फ इम्यूज़ैन दे सकते हैं, और आप बहुत ज्यादा तो हरिद्रा दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं दे सकते आप। अच्छा, तो ये इरिथ्रोपोइटिन क्या होता है? एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है, जो कि किडनी में ही तैयार होता है। इसका काम होता है रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करना। आपने देखा होगा कि किसी को अगर मान लीजिए डेंगू हो जाता है या मलेरिया हो जाता है, तो उनकी आरबीसी कम हो जाती है, रेड ब्लड सेल या प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। तो ये इरिथ्रोपोइटिन के कारण होता है। जब ये इरिथ्रोपोइटिन जब आपके शरीर के अंदर नेचुरली बढ़ जाएगा, तो आपकी रेड ब्लड सेल भी बढ़ जाएगी, और अगर इरिथ्रोपोइटिन नेचुरली कम हो जाएगा आपके शरीर के अंदर, तो आपकी रेड ब्लड सेल पैदा करने की ताकत अपने आप कम हो जाएगी। तो हमारा मकसद ये है कि हम अपने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के जरिए, हम एक्सरसाइजेस के जरिए, कुछ परहेज के जरिए, और इन सारी चीजों के जरिए हम अपने इरिथ्रोपोइटिन को कम होने ही ना दें। अगर हम इरिथ्रोपोइटिन को कम होने नहीं देंगे, तो किडनी की समस्या हमें होगी नहीं। इसके अलावा कैल्सिट्रियोल, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है। विटामिन डी जब शरीर में आता है, तो वो कैल्सिट्रियोल के फॉर्म में ही हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होता है, और ये किडनी में ही बनता है। अगर आपकी किडनी सही नहीं है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको होगी ही। या अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो ये पक्की बात है कि आपके किडनी में कैल्सिट्रियोल सही तरीके से प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो अगर कैल्सिट्रियोल सही तरीके से प्रोसेस नहीं हो रहा, और अगर आप किडनी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं इम्यूजैंथ के जरिए, तो आप कैल्सिट्रियोल को ज्यादा बेटर प्रोसेस कर पाएंगे, इरिथ्रोपोइटिन को ज्यादा बेहतर काम करा पाएंगे। और अगर ये दोनों चीजें सही रहेगी, तो विटामिन डी भी अच्छा रहेगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी रहेगी, हड्डियां, मांसपेशियां, और आपके जो लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, और मांसपेशियां हैं, वो बिल्कुल हेल्दी बनी रहेगी। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं ब्लड के अंदर, जो बॉडी के फ्लूइड को, के इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज करते हैं। मतलब ब्लड को भी चार्ज की जरूरत होती है, जो कि मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं उनको। मिनरल्स ही हैं जो एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पे मतलब अलग अलग ऑर्गन्स में जाके मिनरल्स को सप्लाई करते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में तैयार होता है। आप देखेंगे कि अगर आपको मतलब बहुत ही थकावट हो रही है, और आप किसी भी तरह का, लोग नमक चीनी का पानी मिलाकर पीते हैं, तो दिस इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो आपके शरीर के अंदर जा रहा है। और इलेक्ट्रोलाइट जब शरीर के अंदर जाते हैं, तो तुरंत एनर्जी आती है आपको। क्यों? क्योंकि आपके ब्लड के अंदर वो फ्लूइड मिल करके आपके सारे ऑर्गन्स में जा करके आपको इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करता है। तो अगर आपकी किडनी सही है, तो वो सही तरीके से इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड कर पाएगी, आपकी एनर्जी बढ़िया मेंटेन रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी मेंटेन रहेगी, आपकी एनर्जी अच्छी मेंटेन रहेगी, और भी बहुत सारी फंक्शंस हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के। आपके हेयर को ग्रे नहीं होने देना, इसके अलावा आपके ब्रेन को सही तरीके से फंक्शन करना, आपको रेस्ट अच्छी करना, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सही तरीके से परफॉर्म करवाना, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स के काम है। तो अगर आपके शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस सही तरीके से मेंटेन रहेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी किसी भी तरह की। तो अगर आप इम्यूजैन का सेवन करेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट्स, कैल्सिट्रियोल और इरिथ्रोपोइटिन, तीनों को बैलेंस करने की क्षमता है। अच्छा, इसके अलावा क्या है? पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है? ये हमारा यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, ठीक है? और ये दोनों किडनी में हो सकता है, और किसी एक किडनी में भी हो सकता है। तो ये जब किडनी तक पहुंच जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई, तब ये जो है पाइलोनेफ्राइटिस बन जाता है। अगर ये पाइलोनेफ्राइटिस बन चुका है, तो आप नोवा नहीं दे सकते, क्योंकि नोवा जब हम देते हैं किसी भी किडनी की समस्या में, तो वो क्या करता है, मान लीजिए ये किडनी है, तो इसको झिंझोड़ेगा, और उसको बोलेगा, ए किडनी काम कर, काम कर। अब आप खुद ही सोचिए कि किडनी ऑलरेडी कमजोर है, किडनी ऑलरेडी बीमार है, किडनी ऑलरेडी परेशानी में है, और परेशानी की स्थिति में अगर नोवा जाके उसको बोलेगा, ए किडनी काम कर, क्या हुआ, काम कर, मैं तेरे लिए आया हूँ सपोर्ट करने के लिए तुझे, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन करवाएगा किडनी से। नोवा का काम डिटॉक्सिफिकेशन करवाना है, प्राइमरी काम नोवा का डिटॉक्सिफिकेशन है, खास करके किडनी के केस में, क्योंकि किडनी का काम ही है डिटॉक्सिफाई करना, नोवा जाके उसको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। अब आप खुद ही सोचिए कि जब ऑलरेडी कमजोर है, तो डिटॉक्सिफाई करेगा कैसे? वो तो कमजोर है ना। तो कमजोर तो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। आप खुद बीमार होते हैं, तो आप कहाँ ज्यादा काम कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो अब जब किडनी बीमार है, किडनी ऑलरेडी कमजोर है, तो कमजोर होने की स्थिति में अगर नोवा देंगे, तो वो जाके उससे मेहनत करवाएगा, डिटॉक्सिफाई करवाएगा,
और डिटॉक्सिफाई करने की तो स्थिति में नहीं है वो। इस वजह से नोवा आप किडनी की समस्या में नहीं दें तो बेहतर रहेगा। प्रोटीन नहीं दें तो बेहतर रहेगा। आप और कार्डायू भी ना दें तो बेहतर रहेगा। आप सिर्फ इम्यूज़ैन दे सकते हैं कम मात्रा में, पानी कम मात्रा में, और आप इसके अलावा हरिद्रा दे सकते हैं किसी-किसी केस में। हर केस में हरिद्रा देने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सेप्सिस क्या होती है? ये एक सीरियस कंडीशन है जो कि बेसिकली बॉडी रिस्पॉन्ड करने का तरीका है बॉडी के। इम्प्रॉपरली अगर इन्फेक्शंस अगर शरीर के अंदर हो जाए, तो ये इन्फेक्शंस को अ अ, अगर बॉडी इन्फेक्शंस को सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, तो उसको सेप्सिस कहते हैं। अगर मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया किडनी में, अगर इन्फेक्शन हो गया यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो अगर बॉडी उसको डील करने के लिए सक्षम नहीं है, उसके अंदर इतनी रसद नहीं है शरीर के पास, इतना न्यूट्रिशन, इतना पोषण, इतनी खुराक नहीं है कि उस इन्फेक्शन से शरीर लड़ पाए, तो उस सिचुएशन को सेप्सिस कहते हैं। तो अभी क्या है कि इसका कारण क्या है? कारण समझते हैं। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा-सा टेक्निकल है और थोड़ा-सा बोरिंग भी लग सकता है। लेकिन आप अगर बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको अपनी नॉलेज को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना पड़ेगा। जितनी अच्छी नॉलेज होगी आपकी, उतने ज़्यादा लोगों को आप प्रभावित कर पाएँगे, और नॉलेज ही आपका हथियार है। पहले के समय में लोग बंदूक चलाते थे, तलवार भाले से लड़ते थे। आज के समय में तलवार भाला और आपकी बंदूक, आपकी तोप, आपकी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप राजा हैं। आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो लोग आपकी इन्फॉर्मेशन को सुनेंगे भी और विश्वास भी करेंगे। लेकिन अगर आपको किसी और का सहारा लेना पड़ रहा है इन्फॉर्मेशन के लिए, तो फिर कोई आपके साथ जुड़ेगा ही क्यों? वो तो उसके साथ जुड़ जाएगा ना, जिससे आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। फिर आपकी ज़रूरत ही क्या है फिर? आप तो इंडिस्पेंसेबल है, आपके पास जानकारी ही नहीं है। तो अब हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं? इसको बहुत गहराई में हम नहीं समझेंगे। हम बेसिकली एक सेकंड, क्रोनिक किडनी डिजीज़ को समझते हैं। ये क्यों होती है? अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए, हाई हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, तो या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाए, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो जाए, प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्शन, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है लंबे समय से, या कोई किडनी इन्फेक्शन हो जाए, या अगर किसी दवाई की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाए किडनी में। मैं आपको बताऊं, किडनी में 40% किडनी की जितनी भी समस्या है, उसमें से टोटल 40% सिर्फ दवाओं की वजह से होती है। जी हाँ, आपने सही सुना। किडनी की जितनी भी समस्या ब्रह्मांड में है, उसमें से 40% समस्या दवाइयों की वजह से, मेडिकेशन की वजह से होती है। तो एनएसएआईडीज़ जो है वो मेडिकेशन की वजह से भी हो सकती है। तो क्रोनिक किडनी डिजीज़ के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक्यूट किडनी फेलियर क्यों होता है? अगर आपके ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, सीवियर डिहाइड्रेशन हो, सेप्सिस हो, या कोई दवाई आप ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें टॉक्सिन को, इन्फेक्शन को और ट्रॉमा को बढ़ा सकती है, और आपके किडनी को काम करने से रोक सकती है। और अगर किडनी को काम करने से रोका जाए, तो एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है आपको। किडनी स्टोन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि जब बहुत ज़्यादा मिनरल्स, आप मतलब बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर्स भी जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनको मल्टी मिनरल मल्टीविटामिन देते हैं। और ये मल्टी मिनरल मल्टीविटामिन क्योंकि नेचुरल नहीं होते, क्योंकि ये मल्टी मिनरल मल्टीविटामिन जो है नेचुरली फॉर्मुलेटेड नहीं होते, या केमिकल सॉल्ट के साथ इसकी बाइंडिंग होती है, जिसकी वजह से ये किडनी में लंबे समय तक जाते हैं और किडनी में आपस में चिपक जाते हैं। क्योंकि उनका आयन एक है तो बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं वो, और जैसे जैसे वो मोटा होता चला जाता है, तो आपने देखा होगा कि अगर आप नहा रहे हैं और बाल टूटे अगर आपके, तो वो जहां से पानी निकल रहा है वहां जाकर जाम हो जाते हैं। आपने देखा होगा बारिश में, अगर बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, तो ड्रेन जो है वो पत्तों से जाम हो जाता है, गंदगी से जाम हो जाता है। ठीक उसी तरह से जब आपकी यूरिन किडनी से बाहर निकल रही होती है, तो वहाँ पर भी अगर कोई भी छोटे-छोटे डिपॉज़िट्स हैं, तो उसकी नली को भी जाम कर देते हैं। और ये जो है वो किडनी स्टोन से हो सकता है, जो कि मिनरल्स और साल्ट जो हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं, क्रिस्टलाइज़ हो जाते हैं। और ये डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकते हैं। डाइटरी हैबिट्स अगर आपकी बुरी है, उसकी वजह से हो सकते हैं। अगर आपकी ओबेसिटी है, आपका वज़न ज़्यादा है, उसकी वजह से हो सकते हैं। अगर कोई मेडिकल कंडीशन आपको हो गई है, जिसकी वजह से किडनी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। कोई जेनेटिक समस्या, प्रीडिस्पोज़िशन की वजह से भी हो सकते हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड और इसके अलावा
इस तरह की समस्याओं से भी आपको किडनी में स्टोन हो सकते हैं। और क्या कारण है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से ये समस्या होती है। और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर आप पुअर हाइजीन, आप अगर अपने निष्कासन के अंग को सही तरीके से साफ नहीं कर रहे हैं समय समय पर, सेक्सुअल एक्टिविटी में अगर आप गंदगी मतलब गंदगी ज्यादा अगर मतलब होती है और सफाई सही तरीके से नहीं हो पाती, यूरिनरी रिटेंशन, अगर आपके जो यूरिनरी सैक है, आपका जो मूत्र की जो थैली है, उसके अंदर ज्यादा अगर समय तक पुरानी यूरिन स्टोर होके रही, या कैथेटर, बहुत सारे लोग एक पाइप का इस्तेमाल करते हैं यूरिन को आसानी से निकालने के लिए। तो इसके अलावा इम्यून सिस्टम को कमजोर होना भी एक कारण है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का। इसके अलावा ब्लैडर और किडनी दोनों में ये यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है। ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया है जो कि इसकी वजह से होता है। आ, और अगर हम इम्यूजेंथ का सेवन करते हैं, तो इम्यूजेंथ की वजह से ई कोलाई बैक्टीरिया का खात्मा किया जा सकता है। तो अगर किसी को भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो उनको आप अच्छी खासी मात्रा में अगर इम्यूजेंथ देंगे, तो इम्यूजेंथ से उनकी ये समस्या काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। ठीक है, क्योंकि क्रैनबेरी एक ऐसा मतलब फल है जिसके अंदर नेचुरल ई कोलाई को मारने की काबिलियत है। तो हमारे क्रैनबेरी ऑलरेडी इम्यूजेंथ में अच्छी मात्रा में है, तो अगर आप इम्यूजेंथ देंगे तो ये समस्या पूरी तरह से सॉल्व हो सकती है। इन्फेक्शन से लड़ा जा सकता है। लेकिन किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपको कंटिन्यूअसली होने का खतरा रहता है, आप देना बंद करते हैं तो दोबारा से हो सकता है। तो इस वजह से आप इसको साइक्लिक वे में लगातार चलाए रखें। 5 से 6 महीने इसका इस्तेमाल करें, फिर 15-20 दिन रोक दें, फिर 5 से 6 महीने का इस्तेमाल करें, फिर 15-20 दिन रोक दें, तो इस तरह से बढ़िया रहेगा। इसके अलावा ग्लोमीरुलोनेफ्राइटिस, ये क्या होता है? इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर, यानी कि जब हमारा इम्यून सिस्टम सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता, या इम्यून सिस्टम अपने खिलाफ काम करना शुरू करता है, या किसी और ऑर्गन में किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, थ्रोट में, या आपको हेपेटाइटिस हो जाता है, या इसके अलावा लूपस यानी कि पस जम जाता है अगर, या गुड पैस्चर सिंड्रोम हो जाता है, ये भी एक तरह का इन्फेक्शन है। इस तरह की चीज आपकी ग्लोमेरुली नाम की जो ग्रंथि है आपके किडनी के अंदर, उसको गड़बड़ कर देती है, उसको प्रॉपर फंक्शन नहीं करने देती। और जब ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, तो आपका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस रुक जाता है। किडनी का काम है फिल्टर करना, फिल्टर के काम में अगर कुछ भी बाधा आ जाएगी, तो आपका सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। आप देखिए कि जब आप अपने वाटर प्यूरिफायर को आप देखते हैं, तो वाटर प्यूरिफायर की कैंडल चेंज करते हैं, वाटर प्यूरिफायर को में आयरन रिमूवर लगाते हैं, वाटर प्यूरिफायर को आप सर्विसिंग करवाते हैं। लेकिन ये जो हमारे शरीर के अंदर ये जो लिक्विड का फिल्टर लगाया हुआ है, ये जो कैंडल लगाया हुआ है, इसको हम जिंदगी में कभी चेंज तो कर नहीं सकते। ऐसा तो नहीं कर सकते कि किसी दुकान में जाएं और कहें कि भाई एक एक 2 किडनी दे दो, 4 किडनी दे दो, इतना पैसा ले लो। किडनी की कोई दुकान हमारे सुपरमार्केट में मिलती नहीं है। तो किडनी को सही रखना ही आपके पास एकमात्र विकल्प है। जब हम रात को भी सोते हैं, तब भी किडनी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से ब्लड के फिल्ट्रेशन का प्रोसेस लगातार चलाए रखती है। तो अगर किडनी ब्लड का ग्लोमेरुली के काम नहीं करने की वजह से अगर कोई समस्या आती है, फिल्ट्रेशन नहीं कर पाता, तो ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस हो सकता है। और जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, या दवाई के कारण भी ये समस्या हो सकती है। पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज, आपके शरीर के अंदर ओवर टाइम लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से आपके सिस्ट हो सकती है, जिसको गांठें कहते हैं। तो ये गांठें अगर लंबे समय तक हो जाए, तो ये किसका क्या कारण है? किडनी का बढ़ जाना, किडनी के पास सही तरीके से ब्लड ना पहुंच पाना, किडनी का फिल्टरिंग का प्रोसेस जो कि ग्लोमेरुली करती है, जो नेफ्रॉन्स करते हैं, उसकी काम में किसी भी तरह से बाधा आए, तो वो गांठें बन सकती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या कारण है? लूपस नेफ्राइटिस जो है ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। हमारे इम्यून सिस्टम जब हमारे खिलाफ काम करना शुरू करता है, तो ये इस तरह का पस जम जाता है। रेनल आर्टरी स्टेनोसिस क्या होता है? जब हमारे आर्टरीज एंड वेन्स जब सिकुड़ने लगते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है हमारी आर्टरीज में, प्लाक डिपॉजिट हो जाता है, और ये प्लाक ब्लड को पहुंचने नहीं देता किडनी तक। या अगर किडनी से अगर पंप हो रहा है ब्लड ऊपर की तरफ, तो ये हार्ट तक पहुंचने नहीं देता, जिसकी वजह से रेनल आर्टरी स्टेनोसिस हो सकता है। किडनी कैंसर क्यों हो सकता है? इसके असंख्य कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। कोई भी चीज जब जरूरत से ज्यादा आपके शरीर में लंबे समय तक बनी रहे, तो वो कैंसर का कारण बन सकती है। अगर कहीं भी आप पानी पी रहे हैं, पानी में आर्सेनिक ज्यादा है,
कैडमियम ज्यादा है या किसी भी तरह का खनिज, चाहे वो आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, क्रोमियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम ही क्यों ना हो, अगर जरूरत से ज्यादा है तो वो ज्यादा जो है वो किडनी को फिल्टर करना पड़ेगा। और अगर किडनी को ज्यादा फिल्टर करना पड़ेगा तो लंबे समय में किडनी कैंसर हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का क्या कारण है? अगर नेफ्रोपैथी में मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी कॉमन कॉज ये है कि अगर हमारे शरीर के अंदर मतलब नेफ्रोपैथी हो जाए, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। इसके अलावा ये सारी चीज अगर लंबे समय तक चलने लगे तो ये नेफ्रेटिक सिंड्रोम का रूप ले सकती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस किस कारण होता है? जब हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लॉक हो जाता है, जैसे कि स्टोन की वजह से मैंने बताया क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ये जब यूरिनरी ट्रैक्ट में डिसरप्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट सही तरीके से यूरिन को बाहर नहीं निकाल पाता है, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। हाइपरटेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से जो कि डायबिटीज में आम आम देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है अगर आपको डायबिटीज है तो, या कम हो जाता है ब्लड प्रेशर। तो ये हाइपरटेंशन के कारण डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकती है आपको। अभी क्या है कि एक वीडियो के जरिए हम समझते हैं कि ये क्या है। It's a hot day, and you've just downed several glasses of water, one after the other. Behind the sudden urge that follows are two bean shaped organs that work as fine tuned internal sensors. They balance the amount of fluid in your body, detect waste in your blood, and know when to release the vitamins, minerals, and hormones you need to stay alive. Say hello to your kidneys. The main role of these organs is to dispose of waste products and to turn them into urine. The body's 8 liters of blood pass through the kidneys between 20 and 25 times each day, meaning that together, these organs filter about 180 liters every 24 hours. The ingredients in your blood are constantly changing as you ingest food and drink, which explains why the kidneys need to be on permanent duty. Blood enters each kidney through arteries that branch and branch until they form tiny vessels that entwine with special internal modules called nephrons. In each kidney, 1 million of these nephrons form a powerful array of filters and sensors that carefully sift through the blood. This is where we see just how refined and accurate this internal sensing system is. To filter the blood, each nephron uses two powerful pieces of equipment, a blob-like structure called a glomerulus, and a long stringy straw-like tubule. The glomerulus works like a sieve, allowing only certain ingredients, such as vitamins and minerals, to pass into the tubule. Then, this vessel's job is to detect whether any of those ingredients are needed in the body. If so, they're reabsorbed in amounts that the body needs so they can circulate in the blood again. But the blood doesn't only carry useful ingredients. It contains waste products too, and the nephrons have to figure out what to do with them. The tubules sense compounds the body doesn't need, like urea, left over from the breakdown of proteins, and redirects them as urine out of the kidneys and through two long sewers called ureters. These tubes empty their contents into the bladder to be discharged, ridding your body of that waste once and for all. There's water in that urine too. If the kidney detects too much of it in your blood, for instance, when you've chugged several glasses at once, it sends the extra liquid to the bladder to be removed. On the other hand, low water levels in the blood prompt the kidney to release some back into the bloodstream, meaning that less water makes it into the urine. This is why urine appears yellower when you're less hydrated. By controlling water, your kidneys stabilize the body's fluid levels. But this fine balancing act isn't the kidney's only skill. These organs have the power to activate vitamin D to secrete a hormone called renin that raises blood pressure, and another hormone called erythropoietin, which increases red blood cell production. Without the kidneys, our bodily fluids would spiral out of control. Every time we ate, our blood would receive another load of unsifted ingredients. Soon, the buildup of waste would overload our systems and we'd expire. So each kidney not only keeps things running smoothly, it also keeps us alive. Lucky then that we have two of these magical beans. तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये जो
जो भी मैंने आपको अभी तक बताया उसी चीज़ को ये वीडियो के रूप में एक्सप्लेन किया हुआ था। अभी हम समझते हैं कि जब दवाई लेते हैं तो उससे क्या होता है। दवाई कुछ ऐसे ड्यूरेटिक्स होती हैं जो वाटर पिल्स होती हैं, उसका मकसद ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको यूरिन के ज़रिए बाहर निकाल निकाल दिया जाए। लेकिन दवाइयाँ अगर हम लंबे समय तक खाते हैं तो वो डिहाइड्रेट कर सकती है हमको, यानी कि शरीर में पानी की कमी कर सकती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उसका असंतुलन फ़ॉर्म कर देती है, और किडनी स्टेन, यानी कि किडनी के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव भी डाल सकती है इस तरह की दवाइयाँ। इसके अलावा एसी इनहिबिटर्स या एआरबीज़ करके दवाइयाँ होती हैं। ये इसका मकसद ये होता है कि ब्लड प्रेशर को कम करना और किडनी को प्रोटेक्ट करना, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से, सीकेडी से प्रोटेक्ट करना। लेकिन इसको करने के दौरान हाई पोटेशियम लेवल्स हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, जो कि हमारे हार्ट के लिए और मसल्स के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर कफ ज़्यादा बन सकता है, बलगम ज़्यादा बन सकती है, किडनी फंक्शन डिक्लाइन हो सकता है लंबे समय में अगर इस दवाई को कंटिन्यू किया जाए तो। फॉस्फेट बाइंडर्स होते हैं, इसका पर्पज़ ये होता है कि फॉस्फेट्स को कम किया किया जाए ताकि सीकेडी ना हो सके, यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ना हो। तो अगर इसको भी लंबे समय तक दवाइयाँ चले तो क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यू होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है दवाई की वजह से। इसके अलावा नौसिया होता है, मतलब आपको अच्छा नहीं लगता है, खराब लगता है, दब बीमारी लगती है। इसके अलावा ब्लोटिंग होती है, आपके कभी-कभी खट्टी डकारें आती हैं या खाना बाहर आ जाता है खाने के बाद, या डायरिया भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को हर 15 दिन 20 दिन में मतलब दस्त हो जाते हैं, बहुत-बहुत पतली लैट्रिन होती है। वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ किसी मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा हाई कैल्शियम लेवल अगर हो जाए, फॉस्फेट बाइंडर्स अगर ज़्यादा लेने की वजह से, तो इसकी वजह से कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज़ हो जाएँगे, और कैल्शियम लेवल अगर ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो जाए तो ब्लड वेसल्स को और टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा इरिथ्रो पोइनेसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट ईएसए अगर कोई लेता है, ये भी एक दवाई का नाम है, दवाई के रॉ मटेरियल का नाम है। इसका पर्पज़ ये है कि एनीमिया से रोकना, यानी कि आयरन की कमी अगर शरीर के अंदर हो गई है, रेड ब्लड सेल्स तो आयरन ही कैरी करेंगे, यानी कि आयरन अगर आपके शरीर में कम है तो आपको एनीमिया हो जाएगा, और अगर आयरन बहुत ज़्यादा है तो भी दिक्कत हो जाएगी। रेड ब्लड सेल्स का मेन काम है आयरन को कैरी करना। आयरन आपके शरीर के हर अंग को ज़रूरत है। आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, सेलेनियम, ये सब बहुत ज़रूरी मिनरल्स हैं जो कि आपके शरीर के हर अंग-प्रत्यंग को चाहिए। तो एनीमिया को मतलब ट्रीट करने में ये दवाई काम आती है, और रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करती है। लेकिन अगर लंबे समय तक ली जाए तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है इसकी वजह से, ब्लड क्लॉट हो सकता है आपकी धमनियों और सिराओं के अंदर, और आपको हृदय से संबंधी समस्या भी हो सकती है लंबे समय तक अगर आप इस दवाई को कंटिन्यू करते हैं तो। इसके अलावा सप्रेसेंट्स, इम्यून सिस्टम को दबाने के लिए भी कुछ दवाइयाँ ली जाती हैं। इसका इसका मकसद ये होता है कि ट्रांसप्लांट अगर पेशेंट हो या किडनी की बहुत ज़्यादा समस्या हो, तो इम्यून सिस्टम कहीं न कहीं मैल फंक्शन करना शुरू करता है, तो उसको इम्यून सिस्टम को दबाने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। इसको भी अगर लंबे समय तक ले लिया जाए, नियमित मात्रा में अगर आप कम समय के लिए लेते हैं, आपातकालीन स्थिति में अगर किसी दवाई को लेते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर उसी दवा को अगर लंबे समय तक लेते रहें, जो कि आजकल के समय में हो रहा है। डायबिटीज़ किसी को होता है तो दवा नहीं छूटती। अगर किसी को बीपी या इस तरह की कोई भी समस्या होती है तो दवाई ज़िंदगी भर खाते रहते हैं वो। आखिरी साँस तक दवाई चलती है। तो कहने का ये मतलब है कि लंबे समय तक अगर कोई दवाई खाते रहें तो क्योंकि वो एक केमिकल से बना हुआ है, तो कुछ न कुछ उसका दुष्प्रभाव तो होगा, ये डॉक्टर्स भी जानते हैं, पेशेंट्स भी जानते हैं, दवाई बनाने वाले भी जानते हैं, सब जानते हैं इसके बारे में। तो अच्छा, इम्यूनोसप्रेसेंट से क्या रिस्क हो सकती है? इन्फेक्शन हो सकता है हमें, इसके अलावा कैंसर की रिस्क हो सकती है, ब्लड शुगर बढ़ सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट अगर दिया जाता है दवाई के तौर पे तो इसका अ अ एसिडोसिस, अगर एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है आपके ब्लड के अंदर, तो आपके ब्लड का जो पीएच है वो होता तो वैसे 5.5 ही है, थोड़ा एसिडिक ही होता है। लेकिन अगर ये एसिडिटी बढ़ गई अगर आपके ब्लड की, तो आपकी तबीयत जो है वो एकाएक खराब हो सकती है और बहुत सारी दिक्कत आपको आ सकती है। तो अगर ये दवाई को भी लंबे समय तक कंटिन्यू किया जाए, इमरजेंसी के लिए होती है वैसे तो ये, लेकिन अगर इमरजेंसी की जगह इसको लंबे समय तक कंटिन्यू किया जाए, तो ये ब्लोटिंग कर सकती है, यानी कि आपको खट्टी डकारें आएँगी, खाना बाहर निकल आएगा, मुँह में आ जाएगा जैसे गाय-भैंस को आता है।
ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर और फ्लूइड रिटेंशन भी हो सकता है। एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं यूटीआई के लिए खास करके, तो उसमें भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आपको वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है और आपको नोशिया हो सकता है, चक्कर जैसा आ सकता है और एब्डोमिनल पेन, आपको नाभि के आसपास या नाभि के नीचे पेन भी हो सकता है। इसके अलावा एलर्जी भी हो सकती है आपको दवाइयों से या एंटीबायोटिक से। इसके अलावा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी तैयार हो सकता है आपके शरीर के अंदर। कोई एंटीबायोटिक अगर आपने लंबे समय तक ले ली है, तो उससे उस वाले बैक्टीरिया से मतलब वो इम्यून हो जाती है। वो बैक्टीरिया आपकी एंटीबायोटिक से इम्यून हो जाती है। एक समय के बाद उस एंटीबायोटिक को लेने से आपके इन्फेक्शन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो इस तरह की समस्या अच्छा कुछ और जनरल चीज़ें हैं किडनी मेडिकेशंस की। आपको थकावट बहुत ज़्यादा लगती है, आपको हल्का-हल्का चक्कर आता है और मतलब आपका जो सिर है वो बहुत ही मतलब कमज़ोर लगता है आपको, मतलब अच्छा नहीं लगता है दिमाग में। इसके अलावा किडनी के का जो नॉर्मल फ़ंक्शन है, उसको भी मेडिकेशंस प्रभावित करती है या दुष्प्रभाव उसका लंबे समय पे अगर सेवन किया जाए तो हो सकता है। अब रेनेटस के प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या हो सकता है, ख़ास करके इम्यूज़ेंट ही लेना है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, किडनी की समस्या में आप किसी भी तरह से आप इम्यूज़ेंट को छोड़कर और कुछ भी ना दें, कम मात्रा में दें। जब आपको लेना है, थोड़ा-सा पानी लीजिए, उसमें आधा इम्यूज़ेंट मिलाइए, घोलिए और तुरंत पी जाइए। ऐसा मत करिए कि इम्यूज़ेंट को डालकर आपने 2 घंटे, 3 घंटे बॉटल अलग से रख दिया, ऐसा मत करिए। जब भी पीना हो तो तुरंत घोलिए और पी जाइए। और जितना आपको पीना है एक बार में उतना ही घोलिए, उतना ही मिक्स कीजिए। इसके अलावा ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जितने भी मिनरल्स किडनी के सही फंक्शन के लिए चाहिए, जितने भी मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी किडनी के सही फंक्शन के लिए चाहिए उसको, वो प्रोवाइड करते हैं ताकि किडनी के फंक्शन में किसी भी तरह की बाधा ना आए, किसी भी तरह की असुविधा ना आए। जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो भी खुराक, जो भी आहार, जो भी पौष्टिक आहार देना है शरीर को, वो इम्यूज़ेंट के ज़रिए मिल सकता है। ये डिटॉक्सिफ़ाई करने में, यानी कि किडनी से जो गंदगी बाहर निकलनी है, उसको बाहर निकलने में मदद करता है, टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करता है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, अगर कोई बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, इस तरह का कोई भी चीज़ है, तो उसको किडनी से निकालने में मदद करता है। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। एंडोक्राइन फंक्शन, यानी कि आपके जो हार्मोन्स हैं, उस हार्मोन्स को संचालित करने में शरीर की मदद करता है। इसके अलावा इंटर ग्लैंड कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन, यानी कि किडनी निर्भर है हार्ट के ऊपर, हार्ट निर्भर है किडनी के ऊपर, किडनी निर्भर है लिवर के ऊपर, लिवर निर्भर है। तो ये एक आत्मनिर्भर सिस्टम है जो कि हमारे शरीर के अंदर चल रहा है। अगर कोई भी एक बिगड़ गया, आपस में उनका तालमेल अगर बिगड़ गया, आपस में उनका कोऑर्डिनेशन अगर तालमेल या बातचीत अगर उनकी सही तरीके से नहीं हो पाई, तो इंटर ऑर्गन सिग्नलिंग, इंटर ग्लैंड सिग्नलिंग अगर सही तरीके से नहीं हो पाई, तो बहुत ही लेने के देने पड़ सकते हैं लंबे समय में। तो हमारे प्रोडक्ट्स क्या करते हैं कि ये इंटर ऑर्गन कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन भी बनाए रखते हैं। ब्लड की क्वालिटी को शरीर के अंदर मेंटेन करते हैं, आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और यूरिन के फिल्ट्रेशन को, यूरिया के फिल्ट्रेशन को आपके शरीर में बढ़िया रखते हैं। आपके हाजमे को, ना सिर्फ आपके यूरिन बल्कि आपके हाजमे को भी बेहतर करती है। आपकी सेक्सुअल एबिलिटी को बेहतर करती है। आपके बालों की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। अगर आपकी किडनी सही है तो लंबे समय में आपके हेयर हेयर में कोई चैलेंज नहीं आएगा। इसके अलावा टॉक्सिन एलिमिनेशन का काम करती है, मैं बता ही चुका हूँ। इसके अलावा आपके नेफ्रॉन्स जो किडनी का सेल होता है, छोटा माइक्रोस्कोपिक सेल, कई करोड़ नेफ्रॉन्स होते हैं आपकी किडनी के अंदर, तो उसको हेल्दी रखने में मदद करते हैं पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ, जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भर-भर कर हमारे इम्यूज़ेंट में है और ब्लड के पीएच को मेंटेन करने में भी मदद करते हैं। पीएच अगर आपके ब्लड का सही है, तो किसी भी तरह की बीमारी जल्दी से आपको ब्लड रिलेटेड नहीं होगी। इसके अलावा कुछ प्रिकॉशंस भी हैं जो कि जल्दी से जान लेते हैं। आपको पानी अच्छा खासा पीना चाहिए अगर आपकी किडनी बीमार नहीं है तो, क्योंकि बीमार पड़ने के बाद तो पानी आप ज़्यादा वैसे भी नहीं पी पाएँगे। तो आपको ब्लड प्रेशर रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करना है। अगर ब्लड प्रेशर आपका ऊपर-नीचे हो रहा है, तो उसको किडनी के कारण भी ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते रहिए, इससे आपको आप नियंत्रित करते रहिए, देखते रहिए, बीच-बीच में चेक करते रहिए। इससे आपको पता रहेगा कि आपकी किडनी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। ब्लड शुगर लेवल्स को भी आप लंबे समय में धीरे-धीरे चेक कर सकते हैं। इससे आपको पता रहेगा कि आपकी किडनी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। इसके अलावा पेन किलर का ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग मत करिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, एनएस
एआईडी यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी कि किसी भी तरह की दवाई का अगर हम सेवन करते हैं तो उसकी वजह से हमारी किडनी को के ऊपर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। क्योंकि वो जो गंदगी या केमिकल शरीर के अंदर जा रहा है, उस केमिकल को फ़िल्टर किडनी नहीं करना है। तो किडनी फ़िल्टरिंग ऑर्गन है, उसके ऊपर दबाव ज़्यादा डालेंगे फ़िल्टर करने का, तो स्वाभाविक सी बात है कि ज़रूरत से ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो ऑर्गन जो है वो मतलब ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, आपको नमस्ते कह देगा, बोलेगा अब हमसे ना हो पाएगा। तो अच्छा अच्छा डाइट आप लीजिए। अच्छे जो किडनी को सपोर्ट करने वाले फल हैं या लो पोटेशियम वाली चीज़ें हैं, लो फास्फोरस वाली चीज़ें हैं, लो सोडियम वाली चीज़ें हैं, वो सारी आप ले सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन इंटेक अगर आप प्रोसेस्ड फूड या प्रोटीन इंटेक अगर आप नियमित मात्रा में रखेंगे, प्रोसेस्ड फूड या प्रोसेस्ड प्रोटीन आप ना लें। वो जो नेचुरल प्रोटीन है, सोय प्रोटीन है, इम्यूज़ेंट ले सकते हैं, अगर किडनी सही है तो। बीमार पड़ जाने के बाद, किडनी गड़बड़ हो जाने के बाद आप नहीं ले सकते। लेकिन नॉर्मल किडनी के मेंटेनेंस के लिए आप ले सकते हैं प्रोटीन को। तो किडनी अच्छा, इसके अलावा अगर आपका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है तो भी आपको दिक्कत आ सकती है, तो अपने वज़न को मेंटेन करने की कोशिश करें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उससे भी आपके किडनी के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है, तो क्या स्मोकिंग छोड़ दें या ना के बराबर करें। अल्कोहल कंज़म्पशन से भी आपके किडनी के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो आप अगर आप शराब पीनी है तो कम कर दीजिए, या अगर आप पी ही रहे हैं तो आप जितनी कम मात्रा में हो सके उतना बढ़िया है। तो आशा करता हूँ कि ये जो जानकारी मैंने आज आपको दी है, वो आपको समझ में आई है और उसका आप इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करके आप अपने बिज़नेस में आगे बढ़ेंगे। तो आज